हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा काइंड ऑफ पेंशन की। और ये पिक है, ये आता है सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंडर। तो देखिए, पेंशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप की पेंशन है। पहले तो जो पेंशन को गवर्न करने के लिए एक ही रूल था, सीसीएस पेंशन रूल 1972। बट अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो 15/5/2003, और सेंटर की बात करूं तो 1/1/2004 से एक न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1/1/2004 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और अगर हिमाचल प्रदेश के हैं तो 15/5/2003 को अगर अपॉइंट हुए हैं या उसके बाद अपॉइंट हुए हैं तो उनके लिए सीसीएस पेंशन रूल एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए जो पेंशन लगेगी वो लगेगी एनपीएस पेंशन रूल 9। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लेता हूँ एनपीएस रूल की। देखिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसमें जो पेंशन लगेगी वो डिपेंड करता है कि कौन सी एन्युटी प्लान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने लिया है। देखिए, एन्युटी प्लान लेने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं कि जैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसके विद इन मंथ जो है उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है सीपीएफ अकाउंट के लिए। और जो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को फिर मिलता है प्रान नंबर, और प्रान नंबर आ जाने के बाद हर माह जो है वो 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कटते हैं जो सैलरी से, और 14% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। और ये सारे का सारा पैसा चले जाते हैं कॉर्पस में, और जो वहाँ पे जो फंड है वहाँ से जो है वो एन्युटी प्लान जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ले सकता है। ये जो एन्युटी है ये 7 टाइप की रहती है, और 7 टाइप के जो पेंशन प्लान है ये डिपेंड करता है कि कौन सी पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ लेता है, उसी हिसाब से उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशन मिलेगी। और अब मैं ये तो था एन्युटी वाला प्लान या जो पेंशन प्लान थे। अब हम बात करेंगे सीसीएस पेंशन रूल 1972 पे। देखिए, सीसीएस पेंशन रूल 1972 में ये डिफरेंट टाइप की जो पेंशन है, एक है सुपरएन्युएशन, दूसरा है रिटायरिंग पेंशन, थर्ड वन इज़ द कंपल्सरी रिटायरमेंट, फोर्थ वन इज़ द इनवैलिड पेंशन, फिफ्थ वन इज़ द फैमिली पेंशन, सिक्स वन इज़ द प्रोविजनल पेंशन, सेवन्थ इज़ द कंपनसेशन पेंशन, एंड लास्ट इज़ द प्री मेच्योर रिटायरमेंट पेंशन। ये डिफरेंट टाइप की काइंड ऑफ पेंशंस रहती है। और ये कई बार जो है क्वेश्चन जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या फिर जो एचपीएफएस एग्ज़ाम या जो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑफिसर्स के एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या है कि इसमें डायरेक्टली काइंड ऑफ पेंशन ना पूछ के ये जो डिफरेंट टाइप की पेंशंस हैं इसमें कंपैरिजन भी पूछा गया, जैसे कि सुपरएन्युएशन और फैमिली पेंशन में क्या फ़र्क है, प्रोविजनल पेंशन और कंपनसेशन पेंशन में क्या फ़र्क है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट और रिटायरिंग पेंशन में क्या फ़र्क है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुपरएन्युएशन का मतलब क्या है। Superannuation shall be granted to a government servant who is retired on his attaining the age of compulsory retirement। Means compulsory retirement कब होती है, जब भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो उनकी एक रिटायरमेंट एज है, स्पेसिफाइड जो रिटायरमेंट की एज है, जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे ही उनके 58 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको कंपलसरी जो है वो उनको रिटायरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दे दी जाती है। और अगर कुछ एक कैटेगरी हैं जैसे क्लास 4 हैं जिनकी अपॉइंटमेंट 1/1/2001 से जो पहले हुई है, जनवरी 2001 से पहले के जितने भी क्लास 4 हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर है। कुछ एक और कैटेगरी हैं जैसे डॉक्टर हैं या जो साइंटिस्ट इंजीनियर हैं तो उनकी जो रिटायरमेंट है 60, 62 और 65 ईयर में भी है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट पे वो पोस्टेड हैं, उसी हिसाब से उनकी रिटायरमेंट जो है वो होती है। देखिए, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सुपरएन्युएशन की बात करूं, बस जिस दिन उनके जो स्पेसिफाइड सर्विस है, जो एज है उनकी जब कंप्लीट हो जाती है उसके लास्ट दिन आफ्टरनून में उनको रिटायर जो किया जाता है। इस रिटायरमेंट को हम सुपरएन्युएशन बोलते हैं, और इस पे जो पेंशन मिलती है उसे सुपरएन्युएशन पेंशन बोला गया। देखिए, मैंने बोला रिटायरमेंट कब होगी, जिस दिन उन्होंने कंप्लीट कर दिए अपने 58 ईयर, 60 ईयर, 62 ईयर या 65 ईयर जो भी उनकी रिटायरमेंट की एज है, तो उसके जो आफ्टरनून है, उस मंथ के जो आफ्टरनून है उस दिन उनको जो है वो सुपरएन्युएट कर दिया जाएगा। देखिए, एक सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की फर्स्ट ऑफ द मंथ
को उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 अप्रैल को किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो जो रिटायर होंगे तो वो होंगे 31 मार्च को, मीन्स एक दिन पिछला छोड़ के उस महीने का जो है बैक जो पिछला उसका मंथ है उसकी लास्ट डे को वो रिटायर होंगे। जैसे कि 1 अप्रैल है तो वो 30 अप्रैल को रिटायरमेंट ना होके उनकी जो रिटायरमेंट होगी, उनकी जो सुपरएनुएशन होगी वो होगी 31 मार्च को। नेक्स्ट देखिए, ये सुपरएनुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर जो डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होंगे। और इसमें एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना कोई चार्ज रिलिंग्विश करना है तो उसी दिन करेंगे जिस दिन उन्होंने रिटायर होना है, उसके आफ्टरनून में ही उसको रिलिंग्विश करेंगे। और अगर मान लो उस दिन उनको छुट्टी पड़ रही है बीच में तो तब भी उस दिन वो चार्ज ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना चार्ज रिलिंग्विश कर लिया है। अगर हैंड ओवर टेकन ओवर करना है कुछ ही चीज़ें जैसे कैश है, स्टोर आर्टिकल वगैरह हैं जिनके पास चार्ज है, तो अगर उस दिन छुट्टी पड़ रही है तो उससे पिछले दिन जो है वो सारे का सारा जो हैंड ओवर जो है वो पिछले वर्किंग डे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं रिटायरमेंट से पहले कर देगा। ये बताया गया रूल 35 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 में। अब सेकंड टाइप की जो पेंशन है वो है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन का मतलब ये है, आप रिटायरिंग पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट who retires or is retired in advance of the age of compulsory retirement। compulsory retirement का मतलब ये है कि जो उसकी compulsory जब उनको रिटायरमेंट होना ही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर ईयर, जैसे कि मैंने बताया था 58 ईयर 60 ईयर, उसे हम बोलते हैं सुपरएनुएशन वाली जो एज है। सुपरएनुएशन से पहले जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को या तो वो अपने आप रिटायर हो जाता है या फिर उसको रिटायर कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं रिटायरिंग पेंशन। इसमें इन्होंने एक चीज़ ये बताया गया रूल 35 में और रूल 36 में। तो इसको डिटेल में चर्चा करने के लिए हिमाचल में जो है वो हिमाचल प्रदेश प्री मैच्योर रिटायरमेंट रूल है, उस पर मैं लास्ट स्लाइड में डिटेल में चर्चा करूँगा। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड टाइप की जो पेंशन है वो है पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एक मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में है या किसी डिपार्टमेंट में है और वो मान लो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अब्जॉर्व हो जाता है या दूसरे पीएसयूज वगैरह में जो है वो अब्जॉर्व हो जाता है, तो उस स्थिति में जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो जिस दिन से ये अब्जॉर्व हो जाता है डिपार्टमेंट या पीएसयूज, उसी दिन से ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो रिटायर हो गया। देखिए इसको हम पढ़ते हैं, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन परमिटेड टू बी अब्जॉर्व इन ए सर्विस और पोस्ट in or under a corporation or company controlled by government shall be deemed to have been retired from the service from the date of such absorption। means उनको उस दिन से जब वो रिटायर समझा जाएगा। he shall be eligible to receive retirement benefit। means उस दिन से उनको जो वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसके बाद और बताया गया है कि अगर मान लो वेयर देयर इज़ अ पेंशन स्कीम इन ए बॉडी कंट्रोल और फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑब्जर्व ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन इधर टू काउंट। मीन्स देखिए अगर जैसे मान लो ऑब्जर्व कर एक दूसरे पीएसयूज में ऑब्जर्व हो गया और मान लीजिए वो पेंशनेबल है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से ऑप्शन एक्सरसाइज ली जाएगी कि क्या आप ये जो पुरानी सर्विस को काउंट कराते हुए क्वालिफाइंग सर्विस मानते हुए जो नए जहाँ पे आप ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्या उसमें क्वालिफाइंग सर्विस को पिछले क्वालिफाइंग सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन उनसे ये ली जाती है कि आप ये माना जाएगा कि आप पिछली सर्विस को काउंट नहीं कराना चाहते हैं और जो पिछली पेंशन है उसके प्रो रेटा पेंशन आप लेना जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो ऑप्शन देगा उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में ऑब्जॉर्प्शन के बाद उनकी पेंशन ट्रीट की जाएगी। ये बताया गया रूल 37 में। थर्ड टाइप की जो पेंशन है दैट इज़ इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन का मतलब क्या है कि देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंटली या फिजिकली कई बार इतना परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है कि वो ऑफिस में काम करने लायक नहीं रहता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक ऑप्शन रहती है कि अगर उनकी मिनिमम 10 साल सर्विस पूरी हो गई है तो वो इनवैलिड पेंशन पे जा सकते हैं। देखिए इसमें एक कंडीशन जरूर है
मिनिमम 10 ईयर सर्विस जरूरी है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में है और वो चाहता है कि मैंने पेंशन को लेनी है, तो मिनिमम 10 ईयर की सर्विस जो है वो इनवैलिड पेंशन के लिए चाहिए। देखिए, बट इसके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक मेडिकल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है या मेडिकल बोर्ड से जो अपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएगा और प्रॉपर्ली ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके डिपार्टमेंट जो है वो या जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके बाद जो उसको इनवैलिड पेंशन पे भेज सकती है। नेक्स्ट देखिए, कई बार ये भी रहता है कि जब डिपार्टमेंट जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल बोर्ड के पास गया और मेडिकल बोर्ड उसको बोलता है कि आप इस तरह की कुछ ऐसी इजी बैठने वाली जो नौकरी हैं वो कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट के द्वारा ऑप्शन दी जा सकती है कि वो ऐसी लेस लेबरियस करेक्टर की जॉब अगर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है तो वो उसको ऑफर की जा सकती है। अगर वो उसको लेना चाहता है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज उसके पास ऑप्शन रहती है कि वो जो है वो इनवैलिड पेंशन पे चला जाए। ये बताया गया रूल 38 में। नेक्स्ट देखिए, अगले जो आता है कंपनसेशन पेंशन। आप समझ गए होंगे कि कंपनसेशन का मतलब ये है कि उसको कंपनसेट किया जा रहा है। तो क्यों किया जाएगा? कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो if a government servant is selected for discharge owing to the abolition of his permanent post, means उसकी जो परमानेंट पोस्ट है वो एबॉलिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास जो है वो एक उसको कंपनसेशन पेंशन जो है वो दी जाती है। बट इसमें क्या है कि उसको पहले 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा और पहली बात, जैसे ही अगर उसको उसकी पोस्ट एबॉलिश हो रही है तो 3 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर एडवांस नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो जितना भी पीरियड कम रहेगा उसके हिसाब से उसको जो है वो सैलरी दी जाएगी, सम नॉट एक्सीडिंग टू द पे एंड अलाउंसेस फॉर, ये मीन्स जितना भी शॉर्ट पीरियड रह रहा है 3 मंथ से, उतने महीने की उसको पे एंड अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बोला कि अगर मान लो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो पोस्ट उसकी एबॉलिश हो गई है, किसी और पोस्ट पे उसको रख लिया जाता है और तो उस स्थिति में उससे फिर ऑप्शन ली जाएगी कि क्या वो इसको कंटिन्यू करते हुए उसमें नई में क्वालिफाइंग सर्विस में इसको ऐड कराना चाहते हैं या नहीं। तो ये ऑप्शन भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से ली जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइप की जो रिटायरमेंट है दैट इज़ कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट का मीन्स मतलब ये है कि जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लेते हुए या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के विरुद्ध कोई पेनल्टी लगी है तो उस स्थिति में कंपलसरी रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेनल्टी जो CCA रूल 1965 है उसमें पेनल्टी अगर लगी है तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कंपलसरी रिटायर भी किया जा सकता है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कंपलसरी रिटायर किया जाता है तो उस स्थिति में जो पेंशन है वो कम भी हो सकती है, बट ये जो बताया गया कि रिड्यूस पेंशन जो है वो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये बोला गया कि अगर जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ऐसा करने के लिए उसकी पेंशन रिड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किए जाते हैं तो उस स्थिति में पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करना जरूरी है। और एक और इसमें बताया गया है कि जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कंपलसरी रिटायर करते हैं और उसकी पेंशन रिड्यूस कर देते हैं तो ये जो है एक तो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरा मिनिमम जो है वो 9,000 से कम जो नहीं होनी चाहिए। तो ये था कंपलसरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंपनसेट अलाउंस पे। कंपनसेट अलाउंस क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस शैल फॉरफिट हिज पेंशन एंड ग्रेजुटी। मीन्स जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेनल्टी लगाते हुए उसको डिसमिस ही कर दिया जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ना पेंशन लगती है ना उसको कोई ग्रेजुटी, कोई भी रिटायरमेंटल बेनिफिट उसको नहीं मिलते। बट होता क्या है कि उस स्थिति को जो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है या जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि उसको स्पेशल कंसिडरेशन उसके पुराने अच्छे बिहेवियर को देखते हुए कई बार क्या करते हैं कि उसकी फैमिली की स्थिति को देखते हुए वो चाहें तो कंपनसेट अलाउंस जो है वो उसको अलाउ कर सकते हैं। ये जो होगा ये भी 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा, नंबर 1। और इसमें क्या रहता है कि मिनिमम जो है वो इसमें जो है 9,000 रुपये पर मंथ होगा। नेक्स्ट अब आती है लास्ट में प्री मेच्योर रिटायरमेंट
रूल। इसमें क्या है कि देखिए दो टाइप के सिनेरियो रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चाहे तो वो भी अपने आप यहाँ पे अप्लाई करके नोट्स देके रिटायर हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सरकार या डिपार्टमेंट रिटायर करना चाहें तो वो भी इसको कंपलसरी रिटायर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अलग अलग रूल 4 बताया गया है और ये रूल 4 जो है वो हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस प्री मेच्योर रिटायरमेंट रूल 2022 का है। इसमें रूल 4A में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको लगता है कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पब्लिक इंटरेस्ट में अगर रिटायर करना उचित है तो उसको 3 मंथ का नोट्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा, या अगर नोट्स नहीं देना है तो उनके पास एक ऑप्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कि ये 3 मंथ के नोट्स के बजाय उसको सैलरी दी जाए इन ड्यू ऑफ दिस नोट्स। मीन्स या तो 3 महीने का नोट्स दे दी जाए या 3 महीने का नोट्स ना दे के उसको जो 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी जाए। बट इसके लिए कंडीशन है, कुछ एक प्रोविज़न बताए गए हैं कि ये तभी की गवर्नमेंट भी कर सकती है यदि उसकी मिनिमम जो है वो 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है, नंबर 1, या फिर उसकी 50 साल उम्र हो गई है अगर क्लास 1 क्लास 2 है और अगर ये 35 साल से पहले सर्विस में लगा है, या फिर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो उम्र है 55 ईयर हो गई है, तो उस स्थिति में जो है वो उसको गवर्नमेंट जो है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे सकती है। उसके बाद एक और है कि एटलीस्ट 3 मंथ का नोट्स उनको देना पड़ेगा। अगर 3 मंथ का नोट्स नहीं दिया है तो उस स्थिति में सरकार जो है वो उसको सम इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ हिज पे एंड अलाउंसेस, जितना भी शॉर्ट पीरियड है उतना दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें ये बताया गया कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसको रिटायर कर दिया डिपार्टमेंट ने बट वो अपील पे चले जाते हैं तो और वहाँ पे रीइंस्टेट हो जाते हैं जो अपील पे, तो उस स्थिति में ये बताया गया कि जो जिस दिन रीइंस्टेट हो जाते हैं उस डेट तक जो अगर बीच में, क्योंकि उनको रिटायर कर दिया तो बीच में ड्यूटी पे नहीं जा पाए, तो उस पीरियड को ब्रीज करने के लिए, उस पीरियड को रेगुलराइज करने के लिए भी ऑर्डर करेंगे और ऑर्डरों की उसको रेगुलराइज करने के लिए काइंड ऑफ लीव दी जाएगी, या जो भी उसके पास कोई लीव है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देकर उस ये जो अब्सेंस थी उसकी ड्यूटी से उसको रेगुलराइज किया जाएगा। ये तो था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट जो है वो रिटायर कर सकता है। अब दूसरा सिनेरियो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपने आप ही रिटायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए रूल 4 का 2 पार्ट है। उसमें ये बताया गया है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है क्या करेगा, 3 महीने का एक नोट्स जो है वो डिपार्टमेंट को देगा रिटर्न में, और बट वो तभी एक्सेप्ट होगा, नंबर 1, या तो मिनिमम उसकी 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है, या दूसरी स्थिति कि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है और मेडिकल ग्राउंड पे जो उसको मेडिकली अनफिट कर दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, या तीसरी बात कि 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है और एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं कि एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस स्थिति में भी उसको जो वो एक्सेप्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसका जो नोट्स है उसको किया जा सकता है। फिर चौथी कंडीशन क्या है कि 50 ईयर की उसकी सर्विस, 50 ईयर उसकी उम्र हो गई है क्लास 1 क्लास 2 के लिए, बट 35 साल से पहले उस सर्विस में लगा होना चाहिए, या फिर उसकी जो है मिनिमम 55 ईयर की सर्विस हो गई है, चाहे वो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 एम्प्लॉइज है। उसके बाद ये जो बताया गया कि देखिए जो नोटिस है वो ऐसा नहीं है कि उसने नोट्स दे दिया तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो रिटायर हो गए। सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मींस जो उसने नोट्स दिया है वो जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी तब तक वो रिटायर नहीं माना जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये माना जाएगा कि देखिए जैसे ही वो डिपार्टमेंट के पास गया और तो डिपार्टमेंट इन स्थितियों में उसको डिसअलाउ कर सकती है, जैसे कि किन स्थितियों में कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो साइंटिस्ट है, टेक्नोक्रेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एजुकेशनिस्ट है और अदर कैटेगरी इसमें सर्विसेज हैं विच आर एग्जिजेंसी ऑफ सर्विसेज, मीन जो बहुत एग्जिजेंसीज वाले हैं, तो उस स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उसके ये जो नोटिस था उसको रिजेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट,
इसमें ये बताया गया है कि मान लो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने 3 मंथ का नोटिस दिया था, अगर वो 3 महीने तक डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता है तो ये माना जाएगा कि डीम्ड एक्सेप्टेड, मीन्स ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया है, और जिस दिन 3 महीने कंप्लीट होते हैं उस दिन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो रिटायर समझा जाएगा। फिर ये एक फोर्थ इसमें एक और कंडीशन बताई गई है कि इन स्थितियों में जो वो ये माना जाएगा कि उसका जो इन स्थितियों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो है वो नोट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक तो पहले बता दिया कि ये जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, एग्जिस्टेंसी सर्विसेज वाले हैं, एक तो उनका, और दूसरा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सस्पेंशन पे हैं या फिर उसके विरुद्ध कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली है और अभी पेंडिंग है, और या जुडिशियल प्रोसीडिंग चली है जो अभी पेंडिंग है, तो उन स्थिति में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अगर उसने नोटिस दिया है, अप्लाई किया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए उसके बाद ये बोला गया है कि ये जो 3 महीने का नोटिस है ये वैसे तो कंपल्सरी है कि 3 महीने का नोटिस होना चाहिए, बट वो अगर शॉर्ट नोटिस भी देता है तो अगर अथॉरिटी चाहे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उसको कर्टेल भी कर सकती है, मीन्स उसको कंडोन करके 3 महीने से कम में भी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट में मिलेगा क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। देखिए 2 सिनेरियो हैं कि अगर वो पेंशनेबल मीन्स 15/5/2003 अगर हिमाचल की बात करूं या स्टेट की बात करूं, सेंटर की बात करूं, तो 1/1/2004 से पहले का अपॉइंटी है और मिनिमम उनकी 10 ईयर सर्विस हो गई है, तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सीसीएस पेंशन रूल जो 1972 हैं उनके तहत सारे के सारे जो रिटायरमेंटल बेनिफिट हैं, पेंशन, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और जीएस, जो जो उनके बेनिफिट हैं वो सारे के सारे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो वो 15/5/2003 के बाद का अपॉइंटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो 1/1/2004 के बाद के अपॉइंटी हैं, तो उनको एनपीएस के तहत जो भी रिटायरमेंटल बेनिफिट हैं, जैसे एन्युटी के हिसाब से पेंशन, फिर ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी, या फिर जीएस, लीव एनकैशमेंट, जो जो बेनिफिट न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेंगे। हम बात करते हैं आईक्यू टेस्ट पे। देखिए हर बार मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछूं। इस क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये रहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशन एस्टेब्लिशमेंट में है और वो पेंशन लेना चाहता है, तो मिनिमम उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए? 10 ईयर या फिर 9 ईयर 8 मंथ, 20 ईयर, या फिर कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं चाहिए। तो इनमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। अगर अभी भी आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और नए नए अभी इस चैनल पे जुड़े हैं, तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ये जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन, इसको जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपको कोई और क्वेरी सर्विस मैटर से रिलेटेड है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि हर ये जो आपका क्वेरी है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।